फिलहाल आपको लेकर चलते हैं हम यही दक्षिण 24 परगना। कुल 16 विधानसभा सीटें इस इलाके के अंदर पड़ती हैं जहां वोटिंग आज हो रही है। यहीं से आपको रणवीर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जल्दी से। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के तहत लोग अपने घरों से लगातार निकल रहे हैं। सुबह 9 बजे तक लगभग 14% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं दक्षिण 24 परगना की डायमंड हार्बर सीट पर। आप देखिए सुबह 9 बजे के बाद यानी लगभग इस वक्त 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे स्थिति ये है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोगों को लाने के लिए यहाँ पे कुछ बैटरी रिक्शाज लगी हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी तमाम सारे इंतज़ाम हैं। यहाँ जो महिलाएं हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। बुज़ुर्गों को लाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है और साथ ही यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत सख्त तरीके से लोगों की जांच कर रहे हैं। और किस तरीके से बुज़ुर्ग आए हैं आप देखिए इन तस्वीरों को, कितनी अच्छी तस्वीरें हैं। सामने एक बुज़ुर्ग महिला जो चल नहीं पा रही है, उनको पकड़ के 2 लोग लाए हैं। इस अवस्था में भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं और लगातार जो पैरामिलिट्री के जवान हैं वो जवान इन लोगों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पर बूथ में सिर्फ गाड़ियाँ अगर अलाउड है तो बैटरी रिक्शा, वो भी इस तरह के बुज़ुर्गों को लाने ले जाने के लिए। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर लोगों की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं, खुद लाइन में लगे हैं। कोरोना के तहत लोगों ने मास्क पहन रखा है। तो कई सारे इंतज़ाम हैं और इन इंतज़ामों के बीच में जो तस्वीर है वो बहुत रोचक है, क्योंकि सुबह 9:30 बजे के आसपास आप देखिए किस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग हैं कि अपने घरों से निकल रहे हैं और गर्मी के बीच में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल। दक्षिण 24 परगना से हमने आपको ये रिपोर्ट भी दिखाई जो हमारे सहयोगी रणवीर ने हमें भेजी थी। अब मैं रुक कर लेती हूँ मनोज्ञा का, जो कि हुगली में मौजूद है। मनोज्ञा, अभी हमें कुंतल चक्रवर्ती जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं दक्षिण 24 परगना में, उन्होंने ये अपडेट दिया कि मतदाता जो हैं वो निकल कर नहीं आ रहे हैं, जिस पर रुमाना ने कहा कि शायद सियासत ने इतनी गंदगी फैला दी है कि मतदाता डर रहा है। वहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ क्या तस्वीर है? ऐसा नहीं है। हुगली जिले में लगातार आपको दिखेंगे नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दरअसल दोपहर में क्योंकि सुबह मौसम जो रहता है वो ऐसा रहता है कि आप धूप में खड़े हो सकते हैं, जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे वोटरों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हुगली में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए, और यही नहीं, घंटों इंतजार भी अगर करना पड़ रहा है तो वो भी कर रहे हैं। और ये संख्या सिर्फ एक बूथ की नहीं है। तारकेश्वर, हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, कई इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में खास तौर से जहाँ थोड़ी दूर दराज इलाकों पर वोट बूथ हैं, वहाँ से आने में भी अगर समय लगता है। कई वृद्ध लोग आए हैं, अभी हमने देखा यहाँ पर कई ऐसे वृद्ध लोग थे जो गए हैं। अभी आपको अगर तस्वीरें आपको दिखा दें, कैमरा पर्सन सूरज पांडे से कहूँ, देखिए हर उम्र की महिलाएं आपको आती दिखेंगी। और ये अपने आप में बता रहा है कि ये कितना बड़ा गणतंत्र का पर्व है कि लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए बड़ी संख्या में। बंगाल की ये खासियत रही है, 80% से ज़्यादा वोट हर बार हो रहा है, हर चरण में हो रहा है। इस बार भी यही आशा लगाई जा रही है। 15% से ज़्यादा वोट हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है सुबह से अभी तक। तो बाकी सारे राज्यों से बंगाल के आंकड़े बिल्कुल अलग होते हैं। और महिलाओं की संख्या, यकीन मानिए जितने आपको पुरुष दिखेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको महिलाएं दिखेंगी। उसका एक कारण ये है कि सुबह आकर वोट देके वापस घर जाकर खाना बनाती हैं सब। बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, आप ध्यान में रखना होगा, बनी रही है हमारे साथ। तापमान है और मनोज्ञा, आर्द्रता। बिल्कुल मनोज्ञा, आप बनी रही है। और पश्चिम बंगाल की बात बहुत हो रही है क्योंकि सबसे दिलचस्प मुकाबला यहीं पर है, लेकिन क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमिलनाडु के लिए भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। दिबांग, मेरा सवाल यही है कि देखिए करुणानिधि भी नहीं है और जयललिता भी नहीं है, 2 बड़े दिग्गजों की जो कमी है वो इस चुनाव में ज़रूर देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, AIADMK जो है हैट्रिक मार सकती है या एक दशक बाद DMK की वापसी? मेरे ख्याल से हैट्रिक मुश्किल लगती है क्योंकि बड़े नेता वहाँ पर नहीं हैं। और जिस तरह से DMK ने इस बार मोर्चाबंदी की है, जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, और उससे, और जो हमारा ओपिनियन पोल है वो भी ये बताता है कि उनकी स्थिति वहाँ पर काफ़ी मजबूत है। ये वहाँ पर न करुणानिधि हैं न जयललिता हैं, लेकिन वहाँ इस बार प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा हैं, वादे बहुत ज़्यादा हैं। AIADMK ने तो 160 अपना जो मैनिफेस्टो है 160 वादे कर दिए हैं। और हर राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको एक वॉशिंग मशीन मिलेगी, ये भी कहा जाता है। बल्कि स्टालिन ने इस पर, जो DMK के नेता हैं, उन्होंने मजाक भी किया कि अब कुछ ही अगला घोषणा ये करने वाली है AIADMK कि आपको एक हेलीकॉप्टर दिया जाता है। उन्होंने भी काफ़ी घोषणाएं की हैं। दोनों तरफ से अगर घोषणाएं देखें तो इतनी घोषणाएं हैं कि 25,000 करोड़ रुपया उस पर लगेगा राज्य का, जो कि
तोहफों की बौछार है मतदाता को लुभाने के लिए। फिलहाल जल्दी से हम आपको लेकर चलते हैं हेमंत बिस्व शर्मा। औपचारिक तौर पर तो उनके नाम को बतौर सीएम असम में बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन दबी जुबान में कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी सत्ता में अगर आएगी असम में तो फिर सीएम के तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा ही प्रदेश की कमान संभालेंगे। और हेमंत बिस्व शर्मा के परिवार से मेरे सहयोगी जैनेंद्र ने बातचीत की है, वो रिपोर्ट जरा आपको दिखा देते हैं। असम में बीजेपी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा का परिवार मेरे साथ है। उनकी पत्नी रैनिकी शर्मा और उनके बेटे नंदल शर्मा। ये बताइए, सर तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आप लोग 2 मई के बाद क्या सर को एक नई भूमिका में, हेमंत जी को एक नई भूमिका में देखना चाहते हैं अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है? He's always been a party worker. He's always dedicated to the public. So we are expecting the same thing. So we are dedicating. His life is dedicated for the public. So let him work as a कार्यकर्ता. आपको लगता है लेकिन कि अगर बीजेपी को बहुमत मिले तो इनको इस बार मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए? I don't know. I've been telling. I told you last 20 years. Like he has been dedicated to public. वो public कर रहा है. So कार्यकर्ता. आप चाहेंगे वो ठीक है, वो पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे रहे हैं, आप क्यों पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे रहे हैं? आप चाहते नहीं चाहते, दिल की बात बताइए। I am not a political person. I'm his wife. I'm a well-wisher. अब बाकी it's up to the high command. It's up to the God. पत्नी के तौर पे आप चाहेंगे कि अगर बीजेपी को बहुमत मिला तो हेमंत जी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिले? सच्ची बात बताइए। मैं दिल के बाद भी सच बात कर रही हूँ। दैट लास्ट 20 years हम लोग ऐसे ही चल रहा है कार्यकर्ता। लेट अस वर्क फॉर द पब्लिक एंड लीव इट रेस्ट टू द गॉड। हेमंत शर्मा के बेटे भी हैं, दोनों के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? पर्सनली आई फील कि जब मैं वोट डालने जाऊँगा आई विल बी वोटिंग फॉर द मोस्ट अर्नेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन आई नो। जो मेरे पिता। That's what I personally feel. और जो बीजेपी है, पार्टी है, सरकार है, उसका कोई एक मुद्दा जो आपको सबसे अच्छा लगता हो जिस वजह से आप वोट करेंगे? I think the general planks of development that they have been riding on, I think as a voter, as a first time voter, वो मुझे काफ़ी अपील करता है। So I think मैं उस मुद्दे को दिमाग में रख के I'll be voting. और एक ये चीज़ पूछूंगा कि आप जो वोट देने जा रहे हैं तो एक एमएलए को चुनने जा रहे हैं या एक मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हैं? एमएलए को चुनने जा रहा हूँ क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली की वोटिंग है, तो फिर एमएलए के लिए वोट तो करूँगा। वो जब अगर बहुमत मिला बीजेपी को, आप चाहेंगे कि आपके पिता को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिले? आई विश कि उनको जो भी भूमिका मिलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ही डज द बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी। और आइए सीधे रुक करेंगे, सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं साधना भारती, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। साधना जी, असम के अंदर AIUDF के साथ कांग्रेस ने जो गठबंधन कर लिया, क्या लग रहा है ये काम बिगाड़ तो नहीं देगा कहीं, जिस तरीके से बीजेपी ने घेरा आप लोगों को असम में? देखिए, मुझे लगता है असम में तो भाजपा खुद घिर गई। जिस तरीके से आप अभी एक EVM की घटना बता रहे थे, तो असम में तो हमें कतार में ऐसी घटनाएं मिलती हैं, चाहे वो कलई गांव हो, चाहे वो जामुनमुख की घटना हो, चाहे वो असम में एक भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में EVM मिलना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। नहीं, आप जो ग्राउंड बता रही हैं यहाँ पर, आप जो ग्राउंड बता रही हैं यहाँ पर बीजेपी के घिरने का, आपके लॉजिक से चलूं फिर तो मुझे लगता है मनोजीत मंडल कि आप बंगाल के अंदर TMC घिर गए, क्योंकि आप ही की पार्टी के नेता, उनके घर से भी EVM निकल रहा है बंगाल के अंदर। मनोजीत मंडल, नहीं देखिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं पहले रोमाना जी, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। जल्दी से मैम अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूं मनोजीत के पास। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूटतंत्र बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सिर्फ ये चुनाव को आप मद्देनजर मत रखिए। मैं जिस जगह बैठी हूँ, मध्य प्रदेश में बैठी हूँ, बालाघाट में, वहां भी लोकतंत्र को लूटतंत्र बना के सरकार बनाई। तो इन्होंने तो जनमत को असम्मान करने का, एक अपमान करने का एक रास्ता इख्तियार कर रखा है, और उसी को देखते आज हुए तो चलिए, आज तो मतदान का दिन है, आज तो जनता जनार्दन है, आज तो आप जनता का इंतजार कीजिए कि वो किसके लिए EVM में जाकर बटन दबाने वाली है। मनोजीत मंडल, लेकिन वही लॉजिक जो साधना जी यहाँ पर उठा रही थी, उस हिसाब से क्या TMC घिरी हुई है इस वक्त बंगाल के अंदर? बीजेपी ने घेराबंदी कर दी है TMC की। देखिए, उनके पास तो अभी तक 294 का जो उम्मीदवार उनको अभी तक अनाउंस कर नहीं सके। वो किसी लोगों को, कांग्रेस के लोगों को टिकट दे रहे थे जो रिजेक्ट कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर सब आते हैं इलेक्शन के दिन में लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। देखिए, ये तो कोई बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि तीनों चरण में इलेक्शन अभी हो रहा है, तीनों टाइम प्राइम मिनिस्टर वही दिन में बंगाल में आ रहे हैं कैंपेन करने के लिए।
आज हावड़ा से वो कैंपेन करेंगे, हावड़ा के दूसरे हिस्से पे इलेक्शन हो रहे, तो ये सब क्या क्या सब तो इसमें क्या आपत्ति है? इसमें क्या आपत्ति है? इसमें कौन से नियम का उल्लंघन है? जिन इलाकों के अंदर चुनाव होना है, जहां पर इजाजत है प्रचार करने की, वहां तो आएंगे ही, प्रचार करेंगे ही। अब आप इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। यही तो आपकी बेबसी दिखाता है कि बेबस हो गई है क्या टीएमसी पूरी तरीके से? जिस तरीके का जोर बीजेपी ने लगा दिया उसके सामने बेबस कान है तो हम देख रहे हैं, इसे बिल्कुल और प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जिस इलाका में इलेक्शन हो रहे हैं उस इलाका का लोगों को तो अपील नहीं कर सकते हैं ना, जिस तरह की पहली बार की है ना। अब 1 तारीख को 24 परगना में वो 24 परगना से बोल रहे थे, बहुत अनब शनाब झूठ बोल रहे थे ममता दी के बारे में, लेकिन नंदीग्राम के लोगों की अपील कर रहे थे, नंदीग्राम के बारे में जिक्र कर रहे थे। ये क्या सही है गणतंत्र के? मेरे कांग्रेस के जो आप जो आरोप लगा रहे हैं मैं उस पर बीजेपी से जवाब लूंगी। पहले हम आपको बता दें कि टीएमसी नेता गौतम घोष के घर ईवीएम मिलने को लेकर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। ইভিএমের বিশ্বাস নাই, ইভিএম গন্ডগোল, আবার ইভিএম নিয়ে বাড়িতে রেখে দিচ্ছে। এই যে টিএমসি ধরে নিচ্ছে হেরে গেছে, তখন এইসব এদিক ওদিক গন্ডগোল করে বদমাইশি করে জেতার চেষ্টা করছে। এটা পুরনো অভ্যাস আমাদের এখানে। আর নিউ টাউনের এখানে পঞ্চায়েতের সমস্ত ব্যালট বক্স। तो अब दिलीप घोष सामने आ गए हैं क्योंकि टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मिल गई है। जब असम में बीजेपी नेता की गाड़ी से मिली थी ईवीएम तो कुछ भी नहीं बोला था। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।